Okay, so hello everyone. This is lecture number 3 of structure of atom. Today is our third class, and we would be dealing with Rutherford's model. और फिर उसके आगे हम जो है वो नेक्स्ट मॉडल से पहले जो भी हमको काम करने पड़ेंगे हम उसकी तरफ जाएंगे। तो आइए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर ऑन कर रहा हूं, आपको स्क्रीन दिखने लग जाएगा। बताइए भाई, स्क्रीन दिख रहा है? बताइए एवरीवन। यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो रदरफोर्ड मॉडल के बारे में हम पॉइंट पढ़ रहे थे कि गोल्ड फॉइल यूज किया गया था। फॉइल का मतलब होता है वो जो पतली सी एक लेयर होती है, दैट इज नोन एज फॉइल। और गोल्ड यूज करने का रीजन यही था कि उसका न्यूक्लियस बहुत हैवी है। कई सारे लोग अलग अलग रीजन भी बता रहे थे, बट कुछ मेन रीजन ये है कि मैसिव स्कैटरिंग करेगा, बहुत भारी सा न्यूक्लियस है। याद रखिए कि गोल्ड के न्यूक्लियस में 79 प्रोटॉन्स है, 79 प्रोटॉन। तो 79 प्रोटॉन होने की वजह से, और न्यूट्रॉन भी है काफी, मतलब बहुत भारी है। तो वाई गोल्ड फॉइल में हमने ये रीजन लिखवाया था, कंडीशन फॉर हाई पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। हड्डी में मार रही है। थिन फॉइल घूम रहा है। थिन फॉइल है, बहुत पतला सा फॉइल है। और बहुत ज्यादा, जब हम जैसे मैं आपसे मतलब एक नॉर्मल सी यही चीज पूछता हूँ कि मैं 1 ग्राम आपसे कहूं कि एल्युमिनियम ले लो, और 1 ग्राम आपसे कहूं कि गोल्ड ले लो। बहुत ध्यान से देखिए, तो 1 ग्राम एल्युमिनियम में अभी मोल कंसेप्ट जब पढ़ेंगे तो देखा हुआ होगा कि 1/24 मल्टीप्लाइड बाई Na, इतने एटम्स होंगे 1 ग्राम एल्युमिनियम में। बट अगर 1 ग्राम गोल्ड में पूछेंगे तो 1 ग्राम गोल्ड में So 1/20. सर 1/27। सॉरी 27 होगा। 1 ग्राम गोल्ड में 1/197 मल्टीप्लाइड बाई Na। तो अब यहीं से पता चल जा रहा है कि कहाँ ज्यादा एटम्स होंगे। मैग्नीशियम, 1 ग्राम मैग्नीशियम में ज्यादा एटम होंगे या गोल्ड में? बताइए, ज्यादा एटम्स कहाँ पर? 1 ग्राम तो मैंने दोनों के लिए, बट ज्यादा एटम्स कहाँ होंगे? एल्युमिनियम। क्योंकि एल्युमिनियम रिलेटिवली हल्का है। ये बिल्कुल वही वाली बात है। कोई मान लिया, अब आजकल बाहर जाइए आप, कहिए दुकान वाले से, फ्रूट वेंडर से कहिए मुझे 2 किलो आम दे दीजिए। अब 2 किलो आम आप अगर आप मांगेंगे तो 2 किलो आम में आराम से आप ये समझ लीजिए कि मैं समझता हूँ 10 आम तक आ जाएंगे। 2 किलो मैंगोज आप लेंगे, ठीक ठाक मीडियम साइज, 10 आम आ जाएंगे। बट अगर आप 2 किलो वाटरमेलन लेंगे तो 2 किलो को वाटरमेलन में एक वाटरमेलन ही आएगा, क्योंकि वाटरमेलन है ही भारी। तो इसीलिए 1 ग्राम एल्युमिनियम में नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम ज्यादा आ जाएंगे। और 1 ग्राम अगर वो आप गोल्ड लेंगे तो नंबर ऑफ गोल्ड एटम्स कम रहेंगे। तो गोल्ड के एटम्स जब कम रहेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स ही कम रहेंगे, तो उसका एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस निकलेगा। पढ़िए कुणाल, ये क्या लिखा हुआ है? Cross section of adjacent nuclei do not overlap. हाँ, वाई दे डू नॉट ओवरलैप, क्योंकि लेस नंबर ऑफ एटम्स है मेरे पास में। तो इसीलिए जो मतलब गोल्ड के जो एटम्स हैं, ऐसा नहीं कि एक ऊपर एक लदे हुए हैं, तो आराम आराम, क्योंकि लेस नंबर ऑफ एटम्स हैं 1 ग्राम के अंदर, तो वो ओवरलैप भी नहीं करेंगे। जब हम उनको मिलायबल बनाएंगे ना, ठोक ठोक के एकदम पतली सी लेयर कर देंगे, तो वो आपके एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स भी कम रहेंगे। और हैवी सा न्यूक्लियस टकराने के बाद में, जब उससे अल्फा फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स टकराएंगे, तो हैवी न्यूक्लियस में कुछ कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अदरवाइज तो एल्युमिनियम फॉइल ले लेते हैं ना, तो वो तो ऐसा है कि जैसे मतलब कि जब उससे अल्फा पार्टिकल टकराएगा तो क्या पता एल्युमिनियम का न्यूक्लियस ही हिल जाए अपनी जगह से। तो यहाँ गोल्ड में ये सब नहीं होने वाला है। तो इसी कारण से हमने गोल्ड लिया है। तो ये सारे गोल्ड फॉइल लेने के कारण है। कुछ आपको अभी समझ में आए, कुछ एट सम स्टेज, अभी 5-7 मिनट में जब हम डिस्कस करेंगे तब समझ में आएंगे। इनको नोट डाउन करिए, गोल्ड फॉइल लेने के कारण को नोट डाउन करिए।
ओके सर हाँ हाँ बताइए सर बताइए इसका मतलब ये हमें एक्सपेरिमेंट के लिए कम से कम एटम्स चाहिए। मैम। एक्चुअली में अभी रीजन बताऊंगा कि जब जो है वो अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग हो जाती है ना, तो हम ये चाह रहे थे कि लेस नंबर ऑफ एटम्स लें, ताकि बाद में कोई ये बहाना नहीं बनाए कि यार वो इसलिए स्कैटरिंग हो गई थी क्योंकि बहुत सारे एटम्स थे ना, तो जो है वो इसलिए दैट इज व्हाई स्कैटरिंग टुक प्लेस। हम ये चाहते हैं कि अ सिंगल अल्फा पार्टिकल इंटरैक्ट्स विद अ सिंगल न्यूक्लियस, इसीलिए लेस नंबर ऑफ एटम्स चाहते हैं। ओके सर। Okay, Anushka, can you hear me? Anushka Sharma. चलिए, I'll talk to you separately. अभी ये मैम हम रदरफोर्ड मॉडल पढ़ने जा रहे हैं। आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि अभी आपकी फर्स्ट क्लास है। मैं I'll explain it to you. Don't worry. तो अभी तो आप आराम से देखिए, अगर कुछ नहीं भी समझ में आएगा तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। आपको कोई मतलब इधर वाला ये तो उसका उन्होंने मैग्निफाइड व्यू बना दिया है कि बड़ा सा व्यू कैसे होगा। आप तो सिंपल सा डायग्राम बना सकते हैं, इतना कोई भारी भरकम सा डायग्राम नहीं है, सिंपल सा डायग्राम बना सकते हैं। सिंपल सा डायग्राम क्या है, लाइक व्हाट इज अ सिंपल डायग्राम, आई ड्रॉ इट फॉर यू। यहां से जो है वो क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल निकालिए। ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स मानिए। जब ये बहुत सारे अल्फा पार्टिकल निकाल रहा था, हमको तो लिमिटेड ही अल्फा पार्टिकल लेने थे, तो लिमिटेड अल्फा पार्टिकल जहां से ओपनिंग रहती है उस जगह को मैंने स्लिट बोल दिया। लिमिटेड अल्फा जहां से अल्फा पार्टिकल पास कर सकेंगे वो छेद है, छेद कहिए या स्लिट, जो भी कहना है, ठीक। फिर ये यहाँ स्लिट से अल्फा पार्टिकल निकले हैं। फिर जो है वो क्या कहते हैं कि हमने ये बहुत ही पतली सी लेयर ली हुई है गोल्ड फॉइल की, very thin layer, like this is our gold foil, very thin layer of gold foil। फिर हमने एक चारों तरफ रोटेटिंग स्क्रीन लगाया। मैं सिर्फ इतना ही हिस्सा बना रहा हूँ, आधा ही हिस्सा बना रहा हूँ। वैसे ये मतलब बनाना पूरा चाहिए, अगर चलिए हम पूरा ही जो है वो क्या कहते हैं कि बना सकते हैं, बट अभी सिंप्लीफाइड डायग्राम के लिए मैं जरा सा ही बना रहा हूँ उसको। ये एक रोटेटिंग टाइप का स्क्रीन था। ये स्क्रीन कैसे बनाया हुआ था, ठीक, फोटोग्राफिक फिल्म ली हुई थी। उसको डिप किया हुआ था जिंक सल्फाइड में, डिप्ड इन ZnS इज जिंक सल्फाइड। ये जो है वो क्या कहते हैं कि अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर का काम कर रही थी। जहां भी अल्फा पार्टिकल से टकराएगा ये एकदम से फ्लोरेसेंस चमक सी प्रोड्यूस कर दे रही थी, तो ये अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर का काम कर रही थी। तो अब हमें देखने को क्या मिला था, हमको देखने को क्या मिला था कि ज्यादातर केस में अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे पास कर गए थे। ये स्लिट को थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं मैं, ओपनिंग थी जहां से अल्फा पार्टिकल्स को निकलना अलाउड था, ताकि हमको हमारा एक्सपेरिमेंट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हो सके। तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स तो यहाँ से यूं यूं पास करके यूं सीधे चले गए थे, सीधे सीधे चले गए थे, मतलब कि वो गोल्ड फॉइल उनका रास्ता डिफ्लेक्ट नहीं कर पाया। बट कुछ बहुत अजीब सा सिनेरियो हमको देखने को मिला था कि कुछ अल्फा पार्टिकल इधर से गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद में यूं डिफ्लेक्ट हो गए थे, ऐसे करके यूं डिफ्लेक्ट हो गए थे। तो वो बिल्कुल ऐसा ही होगा कि अब आप सोचिए कि आप कहीं गोली चलाएं और उस सामने कोई केक रखा हुआ हो और केक से टकराने के बाद में वो गोली डिफ्लेक्ट हो जाए, तो कितना अजीब सा लगेगा कि अरे ये कैसे हो सकता है, केक से टकराने के बाद में गोली डिफ्लेक्ट हो गई। कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे, कुछ लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे। तो यही हमें पता कैसे चला था डिफ्लेक्शन का,
क्योंकि जहां भी अल्फा पार्टिकल जाते थे स्क्रीन पे चमक आ जाती थी। तो चमक ज्यादातर केस में तो सीधे सीधे ही आई थी, तो हम एक्सपेक्ट भी यही कर रहे थे। मगर कुछ में ऐसा था कि यार ये डिफ्लेक्शन हो रहा है, पता चला था कि गोल्ड फॉइल से पास करने के बाद में ये इधर इधर चले गए, यहाँ टकराए जाके, यहाँ टकराए जाके। और एक्सट्रीम केस में तो ऐसा भी हुआ था कि टकराने के बाद में वो बिल्कुल अपने पाथ पे रिवर्ट हो गए थे, एकदम बैक मार गए थे, क्योंकि स्क्रीन रोटेटिंग है। तो इसलिए हम ये वाला डायग्राम में बुकिश डायग्राम दिखाऊं आपको, तो उन्होंने पूरा गोल बना रखा है स्क्रीन पे, फोटोग्राफिक प्लेट ऐसे करके लगा रखी है पूरी कंप्लीट, कि इनका पूरे पाथ को ट्रेस कर लें तो ज्यादातर तो सीधे सीधे निकल गए, मगर कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट हुए, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, कुछ टकराने के बाद लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। तो ये हमारा डायग्राम है। ये मैंने ऐसा डायग्राम बनाया है कि आप लोग भी बना सकें, कोई बहुत फैंसी सा डायग्राम नहीं है, ठीक। तो ऐसा डायग्राम के बच्चे खुद भी ड्रॉ कर सकें, तो प्लीज जरा इसको जल्दी से बना लीजिए। जल्दी से ड्रॉ कर लिए, फिर देखते हैं। सर ये स्लेट लेड की लेने का पीछे हाँ, भी कोई मतलब रीजन था? स्लिट स्लिट किसी भी ऐसे मटेरियल की ले सकते हैं कि जो कि इसको एब्जॉर्ब कर ले। आप लेड की लेना चाहें हाँ, तो लेड की कोटिंग लगा सकते हैं उस पर, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, ले सकते हैं। सर कुछ पार्टिकल्स ने अपना पाथ रिट्रेस कर लिया, ये कैसे पता चला? मैम जो है वो क्या कहते हैं कि एक्चुअली में ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। देखिए होता क्या था कि यहाँ से ये सब काफी स्पीड में चलता है, ये जब अल्फा पार्टिकल यहाँ से पास करके एंटर जाता था ना, ये रोटेटिंग स्क्रीन को हम घुमाते रहते थे। तो कुछ में हमने देखा था ये बिल्कुल क्लोज लूप हमने कर दिया था। तो कुछ केस में हमने देखा था कि टकराने के बाद में ना, यूं यूं टकराने के बाद में वो एकदम 180 डिग्री से रिवर्ट होके यहाँ पर चमक प्रोड्यूस करी थी। इसलिए इससे पता चल गया था कि जो है वो ये आपके पीछे चमक तभी आ सकती है कि जब बिल्कुल पाथ एकदम रिट्रेस कर लिया हो। सर ये बैक अल्फा साइड पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन से भी टकराए होंगे? क्या चीज? हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन से भी टकराए होंगे, मगर मैम बात ये है कि इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद में जो है वो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। उसका रीजन ये है, उसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एक बहुत ही हैवी न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में, इलेक्ट्रॉन यहाँ एक बहुत ज्यादा प्रोटॉनिक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, तो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना यहाँ उतना आसान नहीं है। ऑल्दो ये जरूर होगा कि अल्फा पार्टिकल अगर गोल्ड के न्यूक्लियस से टकराएंगे तो खुद अल्फा पार्टिकल को रास्ता बदलना पड़ जाएगा। तो सर अल्फा पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन भी तो हो सकता था। देखिए अल्फा, आप खुद समझने की कोशिश कीजिए कि अल्फा पार्टिकल्स बहुत हैवी हैं, ठीक, और वो हाई स्पीड से हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। अल्फा पार्टिकल्स फास्ट मूविंग है। वो अगर मान लीजिए कि जैसे ये कोई गोल्ड समझ लीजिए, ये गोल्ड का न्यूक्लियस है और ये गोल्ड के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो मैक्सिमम क्या होगा कि फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स आएंगे, इधर से अल्फा पार्टिकल्स आएंगे, टकराएंगे, टकराने के बाद में जो है वो ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स को नॉक ऑफ करने की कोशिश करें, ठीक, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के रास्ते में इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका एग्जाम्पल क्या है मैम? आप ये बताइए, जैसे ये नॉर्मल सी सिचुएशन है, यही समझ लीजिएगा। सपोज करिए कि ये यमुना एक्सप्रेस वे है, यहाँ पर कोई ट्रक जा रहा है, कोई ट्रक चल रहा है, ठीक, बहुत हाई स्पीड में कोई ट्रक चल रहा है, यमुना एक्सप्रेस वे पे ये जा रहा है, 100 की स्पीड में ट्रक चल रहा है, बहुत हैवी साइज का ट्रक है। उसके सामने मैं खड़ा हो जाऊंगा,
ये ट्रक इधर ये चलता हुआ आ रहा है, ठीक। अब ट्रक मेरे ऊपर से गुजर जाएगा, मेरा तो कचूमर निकल जाएगा, ट्रक के रास्ते में कोई फर्क पड़ेगा बताइए? नो सर। क्योंकि ट्रक एक हाई स्पीड में आ रहा है, उसके रास्ते में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमेजिन द सिचुएशन रिवर्स है कि अगर ट्रक आ रहा है और इस बार ट्रक के सामने मैं नहीं खड़ा हुआ हूं, मगर ट्रक के सामने एक बहुत बड़ा सा बोल्डर, कोई चट्टान, कोई पत्थर बहुत बड़े साइज का, कोई से छोटी सी पहाड़ी टाइप का कोई सामने रखी हुई है, इससे जब अगर ट्रक टकराएगा तो या तो ट्रक का ही पाथ डाइवर्ट होगा, या ट्रक आपके मतलब के, अब ट्रक तो खैर एक कोई इलास्टिक चीज नहीं है, तो वो तो शायद टकराने के बाद में वहीं पर उसमें जो एकदम रुक जाए, वो आग लग जाए, मगर बोल्डर पे, पत्थर पे, चट्टान पे इस बार कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, बट उसको आपको कंपैरिजन ऐसे ही करना है कि अल्फा पार्टिकल एक ट्रक की तरह है और गोल्ड का न्यूक्लियस एक चट्टान की तरह है। तो अगर अल्फा पार्टिकल गोल्ड के इलेक्ट्रॉन से टकरा भी गया तो भी अल्फा पार्टिकल के पाथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर आप ये पूछ रहे हो व्हाट विल हैपन टू द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या तो नॉक ऑफ होगा, और नॉक ऑफ होने के बाद भी कोई दूसरा गोल्ड का न्यूक्लियस उसे कैप्चर कर लेगा, या मोस्ट प्रोबेबली इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, एक्साइट होकर निकलने की कोशिश करेगा बाहर, मगर वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, जो कि हम अभी बोहर मॉडल में आगे देखेंगे। बट अल्फा पार्टिकल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अल्फा पार्टिकल पे कब फर्क पड़ेगा, अल्फा पार्टिकल पे कब इम्पैक्ट पड़ेगा, तब इम्पैक्ट पड़ेगा कि जब अल्फा पार्टिकल टकराएगा गोल्ड के न्यूक्लियस से, तब अल्फा पार्टिकल का पाथ डाइवर्ट हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई? यस सर। जी, चलिए चलिए। तो ये बस एक सिंपल सा डायग्राम था, बना के फिर हम आगे अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर बना लिया हो तो बताइए प्लीज। यस सर। Yes, sir. चलिए, अब ये वाले पॉइंट्स थे जो कि हमको लिखने थे कि गोल्ड फॉइल ही क्यों यूज किया, ये पिछली क्लास से ही मैं इन पॉइंट्स के बारे में बता रहा हूँ। ये पॉइंट्स आपने नोट कर लिए हैं तो बताइए, फिर आगे बढ़े। Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. अगर ये पॉइंट्स नोट कर लिए हैं तो आगे बढ़े। ठीक, अनुष्का आप भी कर रही है नोट? अनुष्का शर्मा आप कर रही है नोट? नोट डाउन कर रही है अनुष्का या नहीं? चलिए ठीक। अब देखिए, रदरफोर्ड की ने जो है वो क्या कहते हैं कि जो भी एक्सपेरिमेंट हमारे कराए हैं उनके बेसिस पे उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले। वो कंक्लूजन क्या है, ठीक, कि जो हमको मतलब एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन देखने को मिले वो ये थे। ऑब्जर्वेशन क्या थे, जो एक्सपेरिमेंट जो कुछ भी हुआ हमारा, वो उसके ऑब्जर्वेशन ये कुछ ऐसे देखने को मिले। एक्सपेरिमेंट जब हमने कराया उसके ऑब्जर्वेशन, उनमें से लिमिटेड पॉइंट्स ही लिखने बस, मगर तब भी एक बार पढ़ ले रहे हैं क्लास में। लिखने तो इतने भारी भरकम पॉइंट्स नहीं है हमको, नोट्स तो हमेशा शॉर्ट ही बनेंगे। अन्वेषा, हाँ भाई पढ़िए, फर्स्ट पॉइंट क्या है, पढ़िए। Most of the alpha particles were able to pass through the gold foil without encountering anything large enough to significantly deflect their path. हाँ, मतलब ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे सीधे गोल्ड फॉइल से पास कर गए। मैक्सिमम ज्यादातर अल्फा पार्टिकल ऐसे ही हुए, सीधे सीधे गोल्ड फॉइल से पास कर गए, सीधे सीधे गोल्ड फॉइल से पास कर गए। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए मैम। A small fraction of the alpha particles came close to the nucleus of a gold atom as they passed through the foil. When this happened, the force of repulsion between the positively charged alpha particle
and the nucleus deflected the alpha particle by a small angle. हाँ, बहुत अच्छा कि ज्यादातर तो मतलब जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे सीधे पास कर गए। बहुत कम केस में ऐसा हुआ कि जब अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस के नजदीक से पास हुए तो गोल्ड अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज है, गोल्ड न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्जन हुआ और उस रिपल्जन के कारण वो यू करके या ऐसे करके यू करके डिफ्लेक्ट हुए। वो गोल्ड आपके जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हुए अगर वो न्यूक्लियस के पास से पास किया है तो। ठीक, अब ये देखिए जो डिफ्लेक्शन था उसको समझाने के लिए, डिफ्लेक्शन था हम जो ऑब्जर्वेशन में जो है वो इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम मतलब मेन रदरफोर्ड का जो पॉइंट था वो यही था कि पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम आर कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम व्हिच ही कॉल्ड न्यूक्लियस। कि जो पॉजिटिव चार्ज है और जो मास है एटम का वो एक स्मॉल छोटी सी जगह में कंसंट्रेटेड है टोटल वॉल्यूम की, और उस छोटी सी जगह का नाम दिया जा रहा है न्यूक्लियस। उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? न्यूक्लियस। अब एज फार एज ऑब्जर्वेशन इज कंसर्न तो आप ऑब्जर्वेशंस की हेडिंग डालेंगे कि क्या ऑब्जर्वेशन है, और केवल दो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन नंबर 1 और ऑब्जर्वेशन नंबर 2, बस इसको आप लिख लेंगे। वरना इतने 4-4 पॉइंट्स बना के नहीं लिखने, वो मैं अलग से जब अभी आगे आएंगे तो वो बताऊंगा। ऑब्जर्वेशन लिख लीजिए कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो था उसकी ऑब्जर्वेशन क्या है, वो यही है जो कि हमने 9th क्लास में भी पढ़े हुए थे कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल तो सीधे सीधे निकल गए थे, और कुछ फ्रैक्शन मतलब कि अगर 100 अल्फा पार्टिकल हिट फायर किए हमने तो 100 में से जो है वो क्या कहते हैं कि 98 तो सीधे सीधे निकल गए और 100 में से 2 ऐसे होंगे कि जिनमें थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन हुआ है। इनफैक्ट रेशियो तो और भी कम है, और भी ज्यादा कम है, और भी ज्यादा कम है। हाँ अनुश्री थर्ड पॉइंट पढ़िए जरा, अनुश्री थर्ड पॉइंट पढ़िए। Occasionally, an alpha particle traveled along a path that would eventually lead to a direct collision with the nucleus of one of the 2000 or so atoms it had to pass through. When this happened, repulsion between the nucleus and the alpha particle deflected the alpha particle through an angle of 90 degree or more. मतलब ये एक लार्ज डिफ्लेक्शन होना था, बहुत रेयर केस में, बहुत रेयर केस में एक लार्ज डिफ्लेक्शन होना था कि मतलब ऐसा लग रहा था कि उसकी 90 डिग्री से ज्यादा का डिफ्लेक्शन हुआ है, यानी उसने पाथ ही अपना रिट्रेस कर लिया। मगर वो बहुत रेयर केस में हो रहा था, मगर तब भी हो रहा था, तब भी हो रहा था। तो आप सिर्फ पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 इनको लिख लीजिए कि ये ऑब्जर्वेशंस है रदरफोर्ड वाले एक्सपेरिमेंट की। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 ये ऑब्जर्वेशन है रदरफोर्ड मॉडल वाले एटम। these two are the observation। फिगर तो ठीक है, हमने एक हल्की फुल्की फिगर पहले ही बना ली थी। ये दो ऑब्जर्वेशन लिख लेंगे, फिर इन ऑब्जर्वेशन के आधार पे रदरफोर्ड ने कौन से पॉइंट्स अपने लिखवाए हैं एटम के, और कोलम्बिक फोर्स और क्या रहती है कैसे रहती है वो देखेंगे। पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 जैसे ही लिख लेंगे बताएंगे।
सेट है। चलिए अब देखिए इस पे बेस मैं वापस से इन पॉइंट्स पर आऊंगा और इनकी इंपॉर्टेंस भी समझाऊंगा, वापस से आई विल बी कमिंग ऑन टू दीज पॉइंट्स एंड इनकी इंपॉर्टेंस भी हम एक्सप्लेन करेंगे। हाँ भाई जेबा पढ़िए क्या लिखा हुआ है। On the basis of the observations and conclusions of this experiment, Rutherford proposed the nuclear model of an atom. The important postulate of this model were ठीक, हाँ तो अब ये इनके बेसिस पे जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट कराया उसके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे रदरफोर्ड ने अपना मॉडल बनाया एटम का, और वो मॉडल में उन्होंने क्या बात करी। पहला पॉइंट है, पढ़िए। the positive charge and most of the mass of the atom is concentrated in a small region of the atom which he called nucleus. The vast majority of the volume of an atom is therefore empty space. जी बिल्कुल, क्योंकि रदरफोर्ड जो है वो आपके ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने जो अब ये समझ लीजिए कि एटम की एनालॉजी दी थी कि जैसे कोई बड़ा सा क्रिकेट स्टेडियम होता है, आई डोंट नो कभी आप लोगों का जाना हुआ होगा या नहीं, एक लार्ज साइज स्टेडियम में जहाँ पे क्रिकेट मैच होता है, तो उन्होंने कहा कि जैसे क्रिकेट का स्टेडियम जितना बड़ा है वो एटम का साइज है, और जो क्रिकेट पिच जितनी बड़ी है वो न्यूक्लियस का साइज है। तो इतना डिफरेंस है, जैसे एक क्रिकेट की पिच रहती है, जहाँ ग्राउंड में पिच रहती है जिसपे एक्चुअली में मैच खेला जाता है, वो एक छोटे साइज की होती है, स्टेडियम बहुत बड़े साइज का रहता है। तो इन्होंने भी यहाँ पर यही बात बताई कि पॉजिटिव चार्ज एक बहुत छोटी सी जगह में रहता है, ज्यादातर जगह खाली रहती है। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। ठीक, सेकंड पॉइंट पढ़िए, सेकंड पॉइंट जेवा पढ़िए। The electrons surrounded the nucleus and moved at a high speed around the nucleus in circular path called orbits. This part of atom outside the nucleus in which the electron are distributed is known as extranuclear part. ठीक है, न्यूक्लियस से हट के इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस बहुत ज्यादा हैवी है, पॉजिटिव चार्ज जो कि ऑफ कोर्स न्यूट्रॉन है वो वहां पर इकट्ठे रह रहे हैं, एक जगह रह रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर एक जगह रह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो कि निगेटिवली चार्ज है वो चक्कर काट रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अब मैं चुप नहीं बैठ सकता, मैं तो यहां पर आपसे पूछना चाहूंगा कि द मोमेंट ये कोई कहता है कि यार पॉजिटिव चार्ज सारे न्यूक्लियस के अंदर रह रहे हैं, तो भाई ये बताइए कि क्या पॉजिटिव चार्ज में आपस में रिपल्जन नहीं होगा? भौमिक वाष्णे बताइए यार, पॉजिटिव चार्ज को न्यूक्लियस के अंदर रख दिया इन्होंने, तो पॉजिटिव में रिपल्जन नहीं होगा? बट सर उनके अंदर जो बाइंडिंग एनर्जी होगी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसकी वजह से वो बाइंडेड रहेंगे। यस वेरी गुड। क्या फिजिक्स में पढ़ा दिया गया है क्या? यस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। कि यहाँ पर जो रिपल्जन है वो कोलम्बिक फोर्स के कारण है, मगर उससे कहीं ज्यादा क्या होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियस के अंदर तो जब वो रह रहे होंगे तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आ गई होगी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा उनके अंदर। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि वो न्यूक्लियस के अंदर इकट्ठे रह रहे हैं पॉजिटिव चार्ज। इवन न्यूट्रॉन भी वहीं पे रह रहा है। न्यूट्रॉन की तो अभी डिस्कवरी इन्हीं के स्टूडेंट करेंगे, जेम्स चैडविक। अभी रदरफोर्ड मॉडल के टाइम पे न्यूट्रॉन्स तो अभी आए भी नहीं थे। ठीक, थर्ड पॉइंट पढ़िए जेबा, थर्ड पॉइंट। The electrons surrounded the nucleus and moved at high speed around the nucleus in circular path called third point. Sorry, sir. The electrons in nucleus were held together by the electrostatic forces. Electrons do not collapse into the nucleus due to this force of attraction because the revolving of electron around the nucleus produces centrifugal force that balances the force of attraction. एक और भी वर्ड लिखा हुआ है, दैट बैलेंसेस द कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, अब ये क्या कहा जा रहा है ये मैं जरा समझाऊंगा, मगर इन पॉइंट्स को आप अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट करके नोट डाउन कर लीजिए। ये सारे मतलब फर्स्ट सेकंड पॉइंट्स तो जरा ऑब्वियस है, थर्ड पॉइंट रिक्वायर्स एन एक्सप्लेनेशन एज वेल एज डायग्राम कि क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे।
फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आप वर्बेटिम नोट डाउन करना चाह रहे हैं। ये एक्चुअली में रदरफोर्ड मॉडल है। ये अब रदरफोर्ड मॉडल है जिसपे वो अपना मॉडल दे रहे हैं कि रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल के नाम से आप ये पॉइंट लिख लेंगे कि रदरफोर्ड ने क्या क्या रदरफोर्ड ने क्या बात कही। पहला पॉइंट यही है कि positive charge and most of the mass of an atom is concentrated in a small region of atom which he called nucleus। जी हाँ, पहली बार न्यूक्लियस शब्द का प्रयोग रदरफोर्ड ने ही किया था। ज्यादातर एटम की जगह खाली होती है। तो ये पहला पॉइंट है, रदरफोर्ड मॉडल का पहला पॉइंट है। इसको नोट डाउन कीजिए। मैंने स्क्रीन बड़ा कर दिया है ताकि सब लोग देख सकेंगे। फिर जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे मैं इधर लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करता जाऊंगा। ये चलिए, ये है, ये हमारा पहला पॉइंट है। ये लिखिए, लिखिए, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। फर्स्ट पॉइंट जल्दी से नोट डाउन करिए आराम से, कम नोट्स प्रॉपर रहेंगे, बाद में फायदा होगा। भले ही ऑब्वियस चीजें आप ये भी सोच सकते हैं कि क्या यार ये इतना लिखवा रहे हैं, सब तो मुझे पता है। ठीक है, अभी आदत पड़ जाएगी तो बाद में जो नहीं पता होगा वो भी लिखेंगे। और अगर अभी आदत खराब हो जाएगी तो बाद में कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी आप वो भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि आदत खराब हो गई होगी। तो इसलिए कम से कम प्रॉपर हमारे पास में नोटबुक में नोट्स रहेंगे तो आगे चल के हमको फायदा होगा। ऑर्गेनाइज्ड हमको रहना पड़ेगा, सिस्टमैटिक हमको रहना पड़ेगा। आगे चल के सक्सेस अचीव करने के लिए हमको सिस्टमैटिक वे में पढ़ाई करनी पड़ेगी। वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा सिस्टमैटिक स्टडी करना। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट में पहले एक्सप्लेन करूंगा। सर रदरफोर्ड ने कैसे कंक्लूड करा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हाई स्पीड पर ही रिवॉल्व कर रहे होंगे सर्कुलर मैम वही तो एक्सप्लेन करूंगा। Okay, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट लिखिए, तो थर्ड में वही तो एक्सप्लेन करना है मैम। डन सर। लिख लिया भाई फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, 2 पॉइंट लिख लिए। Yes, sir. लिखिए लिखिए, आराम से लिख लिए। कुछ बच्चे अभी भी लिख रहे हैं, लिख लें जैसे ही लिख लें बता दें मगर। सर एक बार ऊपर वाला ऑब्जर्वेशन उसका सेकंड वाला पॉइंट थोड़ा दिखा दीजिए सर, वो थोड़ा रह गया है। ऑब्जर्वेशंस का, ठीक सर,
ठीक, लिखिए, बहुत बड़ा पॉइंट था। फोर्स ऑफ रिपल्जन वाली बात अगर नहीं भी लिखें, क्योंकि ऑब्जर्वेशन क्या, वो तो सर एक्सप्लेनेशन भी दे दिया गया है, तो अगर वो उतना नहीं भी लिख रहे हैं तो भी चलेगा। मतलब मेन है मॉडल का एसेंस समझ लेना है, उतनी डिटेल में नहीं भी लिख रहे हैं। ओके सर, हो गया। हाँ, अब देखिए यहाँ पर जरा ये इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। ये एक छोटा सा न्यूक्लियस है और इसमें पॉजिटिव चार्ज है बहुत सारे प्रोटॉन्स की वजह से। यहां पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में और न्यूक्लियस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अनुश्री ध्यान से सुनिएगा, क्यों अट्रैक्शन है? क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे। बट मतलब उस हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन कोलैप्स कर जाना चाहिए, मगर वो कोलैप्स इसलिए नहीं करता क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन बड़े तेजी से ये ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। इट इज जस्ट लाइक दिस। आप मुझको ये बताइए कि सन ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा अर्थ पे, तो अर्थ जो है वो सन की तरफ अट्रैक्ट होके चली जानी चाहिए, मगर एक फिक्स दूरी पे चक्कर काट रही है अर्थ। क्यों चक्कर काट रही है? क्योंकि अगर ये सन है और ये अर्थ है, और अगर सन अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, मगर तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अर्थ सन के अलोंग क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। और रोटेट करने की वजह से उसके पास वेलोसिटी है और एक इधर के डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, जो कि जिस फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बैलेंस कर रही है किसको? किसको बैलेंस कर रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो ऐसा ही मैम ये ऐसा ही यहां पर भी हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है और उसकी वेलोसिटी है, ये इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है, और वेलोसिटी होने के कारण उस पे जो है वो इधर के डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कोलंबिक फोर्स, इधर के डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है जो कि इसको बैलेंस कर रही है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन चक्कर काट पा रहा है। इस वाली फोर्स को हम नाम देंगे, इस फोर्स को नाम देंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और अंदर वाली जो फोर्स है उसको नाम देंगे कूलम्बिक फोर्स। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं और बस इलेक्ट्रॉन अपना टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसकी, और वो इस पाथ में रोटेट कर रहा है। तो इससे हमको पता चला कि भाई इलेक्ट्रॉन हाई वेलोसिटी से न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर काट रहा है। अगर मैम ये वेलोसिटी नहीं रहेगी, अगर ये वेलोसिटी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं रहेगी, अभी हम आगे चल के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक्सप्रेशन भी देखेंगे, mv²/r। तो अगर ये वेयर v इज द वेलोसिटी, r इज द डिस्टेंस, कितनी दूरी पे वो सेंटर, अगर इसको मान लेंगे तो ये कितनी दूरी पर इससे चक्कर काट रहा है। अगर ये वेलोसिटी नहीं रहेगी तो कूलम्बिक फोर्स उसको बिल्कुल अंदर खींच लेगी तो इलेक्ट्रॉन कोलैप्स कर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। कुछ बात समझ में आई? यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अनुश्री थर्ड पॉइंट फिर जो है वो क्या कहते हैं कि आप ही पढ़िए, देखिए पढ़िए थर्ड पॉइंट। अब दोबारा से समझते हैं हम थर्ड पॉइंट, पढ़िए।
the electrons and the nucleus were held together by the electrostatic forces. Electrons do not collapse into the nucleus due to this force of attraction, because the revolving of electrons around the nucleus produces centrifugal force that balances the Coulombic force of attraction. अब कुछ थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई मैम? Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो थर्ड पॉइंट भी लिख लेंगे, थर्ड पॉइंट भी लिख लेंगे, थर्ड पॉइंट भी लिख लेंगे, थर्ड पॉइंट भी लिख लेंगे। सर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कोलैप्स हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है कोलैप्स हो जाएगा? कोलैप्स होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं पाया जा रहा होता, न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा होता, क्योंकि प्रोटॉन उनको खींच लेते कि चल आजा मेरे पास, मेरे साथ रह, इतनी दूर क्यों रह रहा है। कोलैप्स होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर ना पाया जा रहा होता, न्यूक्लियस के अंदर। अगर मैं ये बोलूंगा कि अर्थ सन में कोलैप्स कर गई है, तो इसका मतलब ये है कि अर्थ सन से दूर नहीं पाई जा रही होती, मगर सन के अंदर पाई जा रही होती। कुछ बात समझ में आई? यस सर। चलिए, सर जी बताइए बताइए बताइए। सर ये कोलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में ही लग रही है? हाँ, मतलब कोलम्बिक फोर्स ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए ही है ना, वो उसका मतलब ये है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सर न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है बताइए? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में किस प्रकार के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती हैं? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? सर अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव। तो इसीलिए न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। ओके सर। जी बताइए। सर इलेक्ट्रॉन सर जब मूव कर रहा है सर ऑर्बिट में, तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगेगी टुवर्ड्स द सेंटर? वो कोलम्बिक फोर्स ही है सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, इस सिनेरियो में सर वही उसका काम कर रही है? हाँ, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसको कोई ओरिजिनेट तो कराता ही है ना वो, मतलब जैसे जब अर्थ रोटेट कर रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटी सन के अराउंड। अब जब यहाँ इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द कूलम्बिक फोर्स। यस सर, ओके सर। थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट जैसे ही लिख लें बताइएगा, ताकि थोड़ी क्लास की पेस बढ़ जाएगी। डन। ठीक, पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। 4th पॉइंट जरा पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए भाई, अनुष्का शर्मा 4th पॉइंट पढ़िए प्लीज। 4th पॉइंट पढ़िए। Positive charge on nucleus is due to protons. Magnitude of charge on nucleus varies for atoms of different elements. अच्छा, अब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हर एटम के लिए डिफरेंट होगा। क्यों अनुष्का? हर एटम के लिए पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड डिफरेंट क्यों होगा? कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए भाई। मैक्सिमम क्या होगा? गलत होगा और तो कुछ नहीं होगा। आंसर या तो सही होगा आंसर, या गलत होगा, और तो कोई बात नहीं होगी। तो आप आराम से बताइए, टेंशन फ्री होगे। डोंट बी जजमेंटल, नोबडी इज जजिंग यू, नाइदर मी नॉर योर पीयर स्टूडेंट्स। हम सब लोग यहाँ सीखने के लिए आए। मुझे भी बहुत सी सारी चीजें नहीं पता होती, तो मैं कहता हूँ भाई बाद में बताऊंगा, देख के बताऊंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि हर न्यूक्लियस के केस में हर एटम में डिफरेंट पॉजिटिव चार्ज क्यों होगा। क्या हर एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? बताइए। भाई हाइड्रोजन के अंदर अलग प्रोटॉन है, हीलियम के अंदर अलग प्रोटॉन है, लिथियम के अंदर अलग प्रोटॉन है, डिफरेंट है या नहीं? बताइए। Yes, sir. तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है तो चार्ज भी डिफरेंट होगा।
नेचुरल सी बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी डिफरेंट होगा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी डिफरेंट है। लिखिए लिखिए लिखिए, फोर्थ पॉइंट लिखिए, फोर्थ पॉइंट लिखिए। भूमिका फिफ्थ पॉइंट पढ़िए, क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हाँ, ये बराबर नहीं है, इसको क्या पढ़ते हैं? इज इक्वल टू। इज इक्वल टू। चलिए पढ़िए। 10+2 में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश ओनली, so better be prepared. फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट का ये डायग्राम भी बना लेंगे कॉपी में नीचे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कोलंबिक फोर्स बैलेंस कर रही है। जस्ट रफ सा, कोई बहुत फेयर डायग्राम नहीं बनाना, हल्का फुल्का। सर इलेक्ट्रॉन की कोलैप्स होने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? मैम, इलेक्ट्रॉन के कोलैप्स करने के कंसेक्वेंसेस ये होंगे कि इलेक्ट्रॉन आपको बाहर नहीं पाया जा रहा होगा, न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा होगा। और अगर न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा होता ना इलेक्ट्रॉन, तो कोई केमिकल रिएक्शन ही नहीं हो रहे होते, क्योंकि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सब काम कभी होते हो ही ना पाता फिर। अगर लिख लिया हो तो बताइए भाई। यस सर, डन। Yes, sir. वन टू थ्री फोर फाइव, फोर्थ और फिफ्थ तो बड़े जेनरिक पॉइंट्स हैं। अगर लिख लिए हैं वैसा ही सा डायग्राम था, अगर शॉर्ट में भी लिखे हो आपने पॉइंट्स 1 2 3, बहुत बड़े लग रहे हो पॉइंट, आपने उनको शॉर्ट में लिखा हो तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। मेन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी जो कि ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी। अगर पॉइंट लिख लिए हो तो बताइए, फिर हम आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. ठीक, सारे बच्चों ने लिख लिए पॉइंट्स? हाँ भाई, Yes, sir. जेबा लिखे, पॉइंट्स लिखे। यस सर। आफिया पॉइंट्स लिखे। यस सर। वैष्णवी यादव आप बताइए। चलिए, वेरी गुड। अब ये सारे जो है वो रदरफोर्ड का मॉडल ने जो पॉइंट्स दिए हैं वो बहुत अच्छी बात है, मगर रदरफोर्ड मॉडल ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहा। रदरफोर्ड के मॉडल तो उन्होंने दिया, बट बहुत सारे फिर मतलब इट्स, जैसे कि मैंने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में भी बताया हुआ, आज हमारा तीसरा लेक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, तो फर्स्ट और सेकंड वाले लेक्चर में भी बताया हुआ है कि भाई होता यही है कि कोई एक मॉडल आता है और रातों रात रिजेक्ट नहीं होता, फिर उस पर काम होता है, ऑब्जेक्शन होते हैं और थोड़े थोड़े टाइम के बाद में वो अपनी रिलेवेंस लूज कर देता है। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल की कमियां भी थी। क्या कमियां थी, आइए हम देखते हैं। 3 कमियां थी, तो आप हेडिंग डाल लीजिए, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। बहुत से लोग ड्रॉबैक्स कहते हैं, बहुत से लोग थोड़ा हार्श शब्द यूज कर देते हैं, फेलियर यूज कर देते हैं। तो अब आपकी मर्जी है कि आप ड्रॉबैक वर्ड यूज करना चाहें या फेलियर यूज करना चाहें। डन सर। चलिए, 3 ड्रॉबैक्स हैं, पहले 2 तो हल्के हल्के हैं, तो आप उसी को पहले इसी को मान लीजिए, चलिए फर्स्ट पॉइंट बना लीजिएगा, इसको सेकंड बना लीजिएगा।
तो पहला ड्रॉबैक क्या है? पहला ड्रॉबैक क्या है? हम प्रत्यक्ष गुप्ता पढ़िए, पहला ड्रॉबैक क्या है? It was not able to explain the line spectra for various elements. हाँ, अब ये लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है, ये आगे इनके जो स्टूडेंट ही होंगे ना रदरफोर्ड के, बोहर जो है, नील बोहर, जो कि अगला मॉडल आएगा, वो रदरफोर्ड के ग्रेजुएट स्टूडेंट थे, यानी इन्हीं के अंडर में पीएचडी करी थी उन्होंने, तो वो एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो रदरफोर्ड तो नहीं एक्सप्लेन कर पाते। लाइन स्पेक्ट्रा मतलब वो कुछ वेवलेंथ नजर आया करती थी, तो कैसे और क्यों नजर आती थी, रदरफोर्ड के पास इसका कोई भी जवाब, कोई भी उत्तर, कोई भी आंसर नहीं था। ठीक, दूसरा ड्रॉबैक क्या है? प्रत्यक्ष पढ़िए। This model was unable to explain the engineer of electron and energies of the electrons and their distribution around the nucleus. ठीक, एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है, वो अच्छा चक्कर काट रहा है तो कितनी दूरी पे चक्कर काट रहा है, कि भाई न्यूक्लियस कहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, कोई जवाब नहीं था, ऐसी हवाई बातें चल रही थी। तो ये एक कमी रही इनकी, और इसको नोट डाउन करिए। दो ड्रॉबैक तो ये करिए, तीसरा वाला सबसे मेन ड्रॉबैक फिर आते हैं उस पे। सर वो लाइन स्पेक्ट्रा समझ में नहीं आया। मैम लाइन स्पेक्ट्रा अभी समझ में आ भी नहीं सकता है, ये तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है मैम, पढ़ा ही नहीं है लाइन स्पेक्ट्रा, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा अगला आर्टिकल रहेगा। ओके सर, ये तो अभी पढ़ा ही नहीं है मैम, तो कैसे समझ में आएगा, ये तो चैप्टर में आगे चल के आएगा। बस मगर इसको लिख लेना, इसको इन्हीं के स्टूडेंट नील बोहर वो एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। लिख लिया भाई, लिखा, नोट डाउन किया? यस सर। यस सर। अब देखिए, सबसे जो मेजर फ्लॉ था वो ये था कि रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो एटम की स्टेबिलिटी को ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, यानी खुद ही वो अपने जाल में फंस चुका था। वो क्या है कि रदरफोर्ड के मॉडल से पहले, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, और कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट करता है, भाई इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है या नहीं, आप बताइए। इलेक्ट्रॉन क्योंकि वेलोसिटी हर पल उसका वो टेंजेंशियल है, तो हर पल वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज करने को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, बताइए। यस सर। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है तो बोहर की, ये आप सॉरी बोहर बोल रहा हूं, रदरफोर्ड की थ्योरी से पहले ही एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दी थी थ्योरी, मैक्सवेल ने, कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट अगर करेगा तो वो एनर्जी लूज करेगा, इट विल लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अब एनर्जी तो कंजर्व है, अगर इलेक्ट्रॉन भी, जैसे कि रदरफोर्ड ने बताया कि देखो ऐसे रह रहा है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं न्यूक्लियस का, तो अगर हम इनकी बात मान भी लें तो फिर हम इन्हीं से पूछेंगे, सवाल जाके पूछेंगे कि रदरफोर्ड अंकल ये बताइए कि आप इलेक्ट्रॉन का चक्कर कटवा रहे और इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट भी कर रहा है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उस हिसाब से तो जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एमिट करनी चाहिए,
अब एनर्जी तो लिमिटेड ही है, अगर वो एनर्जी एमिट करेगा तो ये v तो उसकी वेलोसिटी है, जब वो एनर्जी फेंकता जाएगा तो उसकी ये वाली वेलोसिटी क्या होने लग जाएगी, फिर डिक्रीज होने लग जाएगी, क्योंकि वो अपनी एनर्जी खर्च कर रहा है। अब जब वेलोसिटी डिक्रीज होने लग जाएगी मगर कोलंबिक फोर्स तो उतनी है, तो धीरे धीरे फिर न्यूक्लियस उसको अपने चंगुल में खींचने लग जाएगा, और न्यूक्लियस खींचने लग जाएगा तो जैसे मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलती है, इलेक्ट्रॉन को कोलैप्स कर जाना चाहिए, मगर इलेक्ट्रॉन तो ऐसे कोलैप्स करता नहीं, ना ही इलेक्ट्रॉन ऐसे एनर्जी एमिट करता है। मगर हमको ये तो मालूम है कि मैक्सवेल की थ्योरी तो सही है, क्योंकि मैक्सवेल ने तो अपनी थ्योरी एक्सपेरिमेंटली प्रूव करा दी थी। तो रदरफोर्ड अंकल आप ही समझा दीजिए कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्यों नहीं एमिट करता, इलेक्ट्रॉन कोलैप्स क्यों नहीं करता। रदरफोर्ड ने बोल दिया कि मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है, तो फिर हमने ही बोल दिया कि स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और हम आपको साफ कर देंगे, हम आपकी थ्योरी फिर नहीं मानेंगे। तो ये खुद ही अपनी बातों को खुद ही एक्सप्लेन नहीं कर पाए, खुद ही अपनी बातों को, यानी एटम तो अगर हम इनकी बात मान लें और एटम स्टेबल है, तो ये खुद ही एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि एनर्जी वो क्यों नहीं एमिट कर रहा, वो कोलैप्स नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा। तो इनके पास ही इनकी अब यार तुमने थ्योरी दी है तो कम से कम तुम तो उसको एक्सप्लेन करोगे, जस्टिफिकेशन दोगे, तुम्हारे खुद के पास ही तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं है, तो फिर हम आपकी बात कैसे मानेंगे, हम आपकी बात फिर कैसे मानेंगे। तो ये सबसे मेजर ड्रॉबैक है रदरफोर्ड का। अगर आप इसको भारी भरकम पॉइंट समझ रहे हैं ना, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा 9th क्लास की किताब में भी ये पॉइंट लिखा हुआ है, 11th एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इवन इट इज रिटन इन क्लास 9th बुक ऑल्सो, यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। 9th क्लास की बुक में भी ये पॉइंट लिखा हुआ है। तारिक मिर्जा पॉइंट पढ़िए, पॉइंट नंबर 3 पढ़िए। It could not explain the stability of the atom. According to this model, electrons revolve around the positively charged nucleus in circular orbits. According to Maxwell's classical electromagnetic theory, accelerated charged particles radiate energy. The negatively charged particle must be attracted towards the positively charged nucleus. Due to this attractive force, the radius of the circular path of the electrons must decrease continuously, and ultimately the electron should fall in the nucleus. However, this does not actually happen, and electrons do not fall into nucleus. Rutherford's model was not able to explain the stability of atom. ठीक, तो कुछ बात समझ में आई कि रदरफोर्ड का खुद का ही मॉडल उसी अपने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि ना ही तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी फेंक रहे हैं एटम से, ना ही इलेक्ट्रॉन कोलैप्स कर रहे हैं। तो हमने उन्हीं से तो पूछा कि भैया आप ही ने तो मॉडल दिया है, तो आप ही एक्सप्लेन कर दो, मगर वो तो अपने ही जाल में फंस गया, एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे, तो इसलिए उनका मॉडल रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। अब ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है, हमें इतना बड़ा पॉइंट नहीं लिखना है, हमको शॉर्ट में लिखना है, इसको शॉर्ट में लिखना है। तो शॉर्ट में क्या लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूं, उतना ही लिखिएगा। ये लिखिए, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स रेडिएट एनर्जी। क्योंकि इतना बड़ा पॉइंट नहीं लिखना है, शॉर्ट में बना के लिखेंगे, तो इतना लिखिए। ठीक, ये ब्लू में लिख लिया, ब्लू वाला पार्ट में बस लिख लिया। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, इसके बाद में ये ब्लू वाली लाइन लिखने के बाद में मैं इधर लिखवा रहा हूं शॉर्ट में, वो लिखिए, एज अ रिजल्ट, क्योंकि अगर वो एनर्जी रेडिएट करता तो एज अ रिजल्ट
velocity of electron would decrease, यानी इस कारण से इलेक्ट्रॉन की velocity कम होने लगती, and Coulombic force will dominate सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का तो फॉर्मूला ही क्या होता है, mv²/r। m मास है इलेक्ट्रॉन का, v वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, r रेडियस है। तो अब जब वेलोसिटी कम होने लगेगी तो फिर अंदर वाली जो खींचने वाली फोर्स है वो डोमिनेट करने लगेगी। जब वो डोमिनेट करने लगेगी तो फिर ये सोचने वाली बात है कि फिर जो है वो क्या कहते हैं कि अंदर की तरफ खींच लिया जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो यही हम भी कहना चाह रहे हैं। ये अलग से लिखिए, एज अ रिजल्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड डिक्रीज, क्योंकि वो एनर्जी फेंकेगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड डिक्रीज एंड कोलम्बिक फोर्स विल डोमिनेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये ब्लू लाइन में जो अंडरलाइन किया है उसको लिखने के बाद में ये लिखना है। Done, sir. लिख लिया, नोट डाउन किया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब अगर जो है वो कोलम्बिक फोर्सेस डोमिनेट करने लग जाएंगी, कोलम्बिक फोर्स डोमिनेट करने लग जाएंगी, तो अब फिर आपको सिर्फ बस इतना लिखना है कि डोमिनेशन की वजह से क्या होगा कि भाई उसका रेडियस जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन कोलैप्स करके न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा और उसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। 10⁻⁸ सेकंड लगना चाहिए को पूरे इलेक्ट्रॉन को कोलैप्स करने के लिए, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम सा है ना, इसलिए। तो ये फोर्स की वजह से द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन मस्ट डिक्रीज कंटिन्यूअसली एंड द इलेक्ट्रॉन शुड अल्टीमेटली फॉल लिख लीजिए या कोलैप्स लिख लीजिए, जो भी वर्ड अच्छा लगे, न्यूक्लियस के अंदर। मगर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है और रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि ऐसा कुछ क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ क्यों नहीं हो रहा है, यानी उनके मॉडल को ही डिस्कार्ड करना पड़ेगा। अब ये जो रेड से लिखा हुआ है ये लिख लीजिए, थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। ये जो रेड से लिखा हुआ है लिख लीजिए, थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इस अट्रैक्शन के कारण, ड्यू टू दिस अट्रैक्टिव फोर्स, ड्यू टू दिस अट्रैक्टिव फोर्स, ये कोलम्बिक फोर्स जो कि डोमिनेट कर गई है, इस अट्रैक्टिव फोर्स के कारण जो रेडियस है सर्कुलर पाथ का वो डिक्रीज करेगा कंटिन्यूअसली, धीरे धीरे धीरे, और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन कोलैप्स कर जाएगा इनसाइड द न्यूक्लियस। लिख लिया भाई, लिख लिया? Yes, sir. सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये रदरफोर्ड के मॉडल की कहानी थी। अब इसके बाद में खुद रदरफोर्ड ही ये थे, जस्ट रदरफोर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दे दें कि एटम का जब मास मेजर हो रहा था तो ये पाया जा रहा था कि यार कुछ कोई ना कोई ऐसी चीज है जो मिसिंग है एटम के अंदर, उसको हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक्चुअल में एटम भारी पाया जा रहा था
और मतलब जब देखा जा रहा था तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को मिला के भी एटम का मास फुलफिल नहीं हो पा रहा था। तो खुद ये रदरफोर्ड ने ही सजेस्ट किया था कि यार जरूर एटम के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसको अभी हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो मगर उन्होंने सिर्फ सजेस्ट किया था, कंफर्म नहीं कर पाए थे। तो रदरफोर्ड के ही स्टूडेंट थे इनमें, मतलब ये जैसे कि आपके वही या तो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज, इन दोनों में मोस्ट प्रोबेबली कैम्ब्रिज में थे, ये प्रोफेसर थे। तो खुद रदरफोर्ड के, नील बोहर रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे, फिर जेम्स चैडविक ये भी रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे, सब एक ही लैब में काम कर रहे थे। तो जेम्स चैडविक जो कि इनके स्टूडेंट थे, फाइनली फिर उन्होंने 1932 के अंदर आपके मतलब 1930 में काम किया था, 1932 में नोबेल प्राइज मिला था उनको फिजिक्स के लिए। उन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। माइंड यू, दिस इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, दिस इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन लिख लेंगे, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ये क्या है? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी वाला क्या रिएक्शन है? ये आपके सामने केमिकल रिएक्शन नहीं है, आपके सामने न्यूक्लियर रिएक्शन है। ये फिर से अपना वही घिसा पिटा अल्फा पार्टिकल आ गया। अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड करा दिया बेरिलियम न्यूक्लियस, बेरिलियम एटम पे। तो फिर एक तो कार्बन एटम बना और साथ में ये एक न्यूट्रॉन निकला, न्यूट्रॉन निकला। अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड करा दिया बेरिलियम एटम पे, तो एक साथ में कार्बन एटम निकला और न्यूट्रॉन निकला। माइंड यू, दिस इज नॉट अ केमिकल इक्वेशन, दिस इज अ न्यूक्लियर इक्वेशन, न्यूक्लियर रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है। सर न्यूट्रॉन के आगे 10 का क्या मतलब है? हाँ अभी बताएंगे मैम, न्यूट्रॉन के आगे 10 का क्या मतलब है कि 0 उस पे चार्ज है, 1 उसका मास है। अभी बताएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे। ये भी बताएंगे कि हीलियम के आगे 4 2 का क्या मतलब है, बेरिलियम के आगे 9 4 का क्या मतलब है, कार्बन के आगे 12 6 का क्या मतलब है, अभी बताऊंगा। बट अभी मैम लिख लीजिए बस इसको प्लीज। जस्ट अभी अगला यही एक्सप्लेन करना है हमको। डन सर। चलिए न्यूट्रॉन के बारे में अब ये क्या बात है, लास्ट पॉइंट न्यूट्रॉन के बारे में भाई क्या है, न्यूट्रॉन के बारे में क्या पॉइंट है, लास्ट पॉइंट पढ़िए भाई, दृश्या बंसल पढ़िए। A neutron is a subatomic particle carrying no charge and having mass of 1.674 into 10 to the power minus 27 kgs. Mass of atom is mainly due to protons and neutrons in the nucleus of atom. जी, तो ये फाइनली ये चीज हम लिख लेंगे कि न्यूट्रॉन भी सब एटॉमिक पार्टिकल है और उस पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, मगर हाँ मास ऑलमोस्ट जो उसका मास है वो प्रोटॉन के मास के बराबर है, ऑल्दो थोड़ा सा ज्यादा है प्रोटॉन के मास से, हल्का सा ज्यादा है। ठीक, अभी एग्जैक्ट मासेस ये भी जो मैंने लिखा और एग्जैक्ट मासेस 3-4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक वो नीचे अभी लिखे हुए आपको मैं टेबल बनानी है जो कि एनसीईआरटी में भी है। मगर ये न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी थी इस एक्सपेरिमेंट द्वारा, और नोबेल प्राइज भी जेम्स चैडविक जो कि रदरफोर्ड के स्टूडेंट ही थे उनको मिला था न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। तो ये पूरे आप ये समझ लीजिए 70-80 साल की स्टोरी
हमने कवर करी है इन 3 क्लासेस में। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। अपने लिए तो ये 1-1 घंटे की क्लासेस हो गई 3, मगर साइंस के लिए ये 70-80 साल की जर्नी है। सर जी बताइए बताइए। सर प्रोटॉन एक्चुअल में किसने डिस्कवर किया था, गोल्डस्टीन ने या फिर रदरफोर्ड ने? ठीक, ये मैम पिछली क्लास में हमने डिस्कस जो है वो किया भी था इसके बारे में कि जो प्रोटॉन की डिस्कवरी है, अगेन इट्स अ लॉन्ग रनिंग एक्सपेरिमेंट। प्रोटॉन के बारे में मतलब प्रोटॉन जो नाम जो ऐसे दिया वो रदरफोर्ड ने दिया। डिस्कवरर तो मैम हम गोल्डस्टीन को ही मानते हैं, डिस्कवरर हम गोल्डस्टीन को ही मानते हैं। मैंने एक बार पहले भी ये चीज बताई थी और फिर दोबारा भी मैं बताना चाहूंगा कि ये पूरा जो एक्चुअली में जितनी भी ये डिस्चार्ज ट्यूब वाले एक्सपेरिमेंट है ना, तो ये अब जैसे नॉर्मल सी चीज, डिस्चार्ज ट्यूब बनाई क्रूक्स ने, साइंटिस्ट थे। जूलियस प्लकर का भी आपको नाम सुनने को मिलता होगा, हिटॉर्फ का भी नाम सुनने को मिलता होगा, गीजलर थोड़ा सा कम फेमस नाम है, ये भी सुनने को मिलता होगा। तो इन सब का ही कंट्रीब्यूशन है, बट मेन फाइनली जिन्होंने एक वेल डिजाइंड एक्सपेरिमेंट किया और जो क्रेडिट लेके चले गए वो जे थॉमसन है। इवन इलेक्ट्रॉन के लिए भी जो है वो मतलब अब ये कंटेंशियस हो जाते हैं कि बहुत से लोग बोलते हैं कि अरे जे थॉमसन नहीं, मेन डिस्कवरर और है। सेम इज द केस विद प्रोटॉन आल्सो, बट हम ये मानते हैं कि प्रोटॉन के लिए मतलब गोल्डस्टाइन को ही देते हैं डिस्कवर, ये पार्टिकल डिस्कवर उन्होंने ही किए। ये लिख लिया है, ये वाला पॉइंट लिख लिया है, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलिए चलिए। अब यहाँ पर फाइनली हम एक टेबल पर आ जाते हैं जिसको हमें आगे यूज करना रहेगा। हाइड्रोजन एटम को तो यहाँ इनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको, मेनली आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में लिखना है। ये जो 3 पार्टिकल जो कि हम 3 लेक्चर्स में पढ़ते चले आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास 9.109382 इंटू 10⁻31 केजीज। अगर एएमयू में हम निकालें तो वो ऑलमोस्ट क्लोज टू 0 है, क्योंकि 0 एएमयू में अगर आप ये लिखेंगे तो ये जो ऐसे करके लिखा हुआ है 10⁻⁻4, ये इतना आ जाएगा 0.00054 एएमयू। तो ये तो ऑलमोस्ट निल है, नेग्लिजिबल। तो इलेक्ट्रॉन का मास एएमयू में यानी क्लोज टू 0 है। आपको बताया था इलेक्ट्रॉन चींटी और हाथी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में अंतर। प्रोटॉन की हम अगर बात करें तो प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट 1 एएमयू है, एएमयू के टर्म्स में 1 एएमयू एटॉमिक मास यूनिट। प्रोटॉन पे चार्ज +1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज, रिलेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पे रिलेटिव चार्ज -1 यूनिट का। वी डिस्कस दिस यस्टरडे, लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया है। न्यूट्रॉन का मास भी लगभग 1 एएमयू है, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग बराबर ही है। थोड़ा सा प्रोटॉन न्यूट्रॉन स्लाइटली हैवियर है, डेसिमल की 3rd प्लेस पर स्लाइटली हैवियर है, बट चार्ज उस पर कुछ भी नहीं है। तो ये किलोग्राम में है और ये एएमयू के अंदर है। ये आप टेबल बना लेंगे। ये टेबल मैं नहीं बनवा रहा हूं, ये हमारी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी में की टेबल है, बस मैंने तो उसको अलग टाइप से लिख दिया है। तो ये टेबल बनाइए प्लीज।
जैसी टेबल बन जाएगी बताएंगे। ये सब बन गई। हाँ, बाकी बच्चे ही बना लें, बना लीजिए। ये सब बन गई सर, डन। हाँ, अब देखिए यहाँ पर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देखनी है। 11th एंट्रेंस में भी ये सब सवाल पूछे जाएंगे हमारे लिए और इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, सो व्हाट डू मीन बाय एटॉमिक नंबर, आइए देखते हैं एटॉमिक नंबर से हम क्या समझते हैं। व्हाट डू मीन बाय एटॉमिक नंबर। हाँ भाई नेहा पढ़िए, एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या है। नेहा आवाज आ रही है? नेहा यू आर नॉट ऑडिबल। आफिया आप पढ़िए, एटॉमिक नंबर क्या है। Atomic number of protons in the nucleus of atom. हाँ, उसका सिंबल रहता है ऐसे करके, Z रहता है उसका सिंबल। अब ये बहुत छोटी सी बात है मगर लोग ध्यान नहीं देंगे। एटॉमिक नंबर की जो मेन डेफिनेशन है ना, वो प्रोटॉन से है, प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, मगर आप प्रोटॉन बढ़ा नहीं सकते, प्रोटॉन घटा नहीं सकते किसी के भी अंदर। आप प्रोटॉन चेंज करेंगे, एटम ही चेंज हो जाएगा। वो दूसरी बात है कि न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने प्रोटॉन हो जाएंगे, तो सेम हो जाएंगे। मगर डिफाइन जो किया गया एटॉमिक नंबर को, वो किसके टर्म्स में किया गया है, डिफाइन किसके लिए, मेन जो डेफिनेशन है किसके टर्म में करी गई है। अनुश्री बताइए किसके टर्म में करी गई है। प्रोटॉन्स। प्रोटॉन के टर्म में। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिखिए इसको, लिखिए। छोटी छोटी बातें मगर लोग मिस आउट कर जाते हैं। एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, प्लीज नोट इट डाउन। सर जी 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 बताइए। सर न्यूट्रल एटम का मतलब क्या है इधर? न्यूट्रल का मतलब, हाँ न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब यही है कि जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन, तभी तो न्यूट्रल होगा भाई। न्यूट्रल का मतलब है जिसपे कोई चार्ज नहीं हो। न्यूट्रल का मतलब है जिसपे कोई चार्ज नहीं हो। चार्ज तो तभी नहीं होगा कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा। कुछ बात समझ में आई? यस सर, यस सर। डन सर। चलिए अब ये देखिए, जैसे सोडियम है, इसका हमने एटॉमिक नंबर बोल दिया कि 11 है। तो 11 बोलने का मतलब इसमें 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। बट जैसे ही मैंने Na+ लिखा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ही कब, आप बताइए। पॉजिटिव चार्ज किसी स्पीशीज पे कब आएगा? अब दो रास्ते हो सकते हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, हम सोडियम की बात कर रहे हैं। सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। मैं स्टोरी बता रहा हूं। और बाहर 11 इलेक्ट्रॉन है। तो दिस इज सोडियम फॉर अस। अब अगर आपको सोडियम प्लस दिख रहा है तो पॉजिटिव चार्ज दो तरीके से आ सकता है। या तो मैं इलेक्ट्रॉन बढ़ा दूं, सॉरी इलेक्ट्रॉन कम कर दूं, या प्रोटॉन बढ़ा दूं। तो आप बताइए पॉजिटिव चार्ज किस वजह से आया होगा?
इलेक्ट्रॉन कम lose करने की इलेक्ट्रॉन वजह कम से, होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन कम करने की वजह से, या फिर प्रोटॉन बढ़ाने की वजह से? बताइए इलेक्ट्रॉन कम इलेक्ट्रॉन करने की कम वजह से। करने की वजह कम से। करने की वजह से। क्यों? क्यों? ये सब लोग आंसर सही है, मगर इलेक्ट्रॉन कम करने की वजह से क्यों? क्यों? वाई इलेक्ट्रॉन कम? दीपाली बताइए, इलेक्ट्रॉन कम करने की वजह से क्यों? और उससे सेंटर में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा और सराउंडिंग्स में नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है, इसलिए एटम पॉजिटिवली चार्ज होता है। नहीं 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 नहीं, आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझी। हम ये भी तो कर सकते थे ना कि प्रोटॉन बढ़ा दें, इलेक्ट्रॉन 11 ही रहने देते, प्रोटॉन बढ़ा देते, एक प्रोटॉन बढ़ा देते, तो भी तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता। तो ये क्यों कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कम किया गया है? ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि प्रोटॉन एक्चुअल में एक बार, मतलब आप सिनेरियो ये बता रहे हैं कि 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, मैं ये कह रहा हूं कि 12 प्रोटॉन हो जाए और 11 इलेक्ट्रॉन रहे, तो कौन सी बात सही है दीपाली बताइए? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। देखिए, एक और बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि अगर प्रोटॉन बदल दिए ना आपने, तो आप एटम ही बदल देंगे। अगर आपने 12 प्रोटॉन कर दिए तो वो सोडियम रहेगा ही नहीं, वो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम। क्योंकि किसी भी एटम की आइडेंटिटी क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यू चेंज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, आप एटम ही बदल देंगे। कुछ बात समझ में आई है नहीं? Yes, sir. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नोट डाउन करिए कि Na+ में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन कम, आप इलेक्ट्रॉन ही कम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ही बढ़ा सकते हैं। यू कैन नॉट चेंज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यू कैन नॉट चेंज नंबर ऑफ प्रोटॉन। साफ साफ ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? साफ साफ ये पॉइंट पढ़िए, ये पॉइंट पढ़िए, वैष्णवी यादव पढ़िए। In case of cation and or anion, atomic number should be defined in terms of protons only. हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही चेंज हो सकते हैं, प्रोटॉन्स चेंज नहीं हो सकते। उन्हीं के टर्म में एटॉमिक नंबर डिफाइन होगा। कुछ ये देखिए, जैसे क्लोरीन था, इसका एटॉमिक नंबर 17 था, यानी प्रोटॉन भी 17, इलेक्ट्रॉन भी 17, मगर Cl- में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाया तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18. मगर प्रोटॉन कितने रहेंगे? वैष्णवी यादव, Cl- में प्रोटॉन कितने रहेंगे? वैष्णवी बताइए, Cl- में प्रोटॉन कितने रहेंगे? 17. प्रोटॉन उतने ही रहेंगे, प्रोटॉन चेंज होने वाले नहीं है। कुछ बात समझ में आई? सर आपने बताया कि क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो एटम की आइडेंटिटी है, इसलिए वो चेंज नहीं हो सकते। तो सर फिर ये भी तो पॉसिबल था कि हम इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिटी मानते और प्रोटॉन का ट्रांसफर होता रहता। नहीं नहीं, क्योंकि मैम प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं ना, तो वही मेन आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं। न्यूक्लियर, आप तो खुद ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पढ़कर आ रही हैं, तो अगर मैम जब न्यूक्लियस की आइडेंटिटी बदलती है ना, तो न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाता है। और जबकि हम करा रहे हैं केमिकल रिएक्शन। ओके सर। लिखा भाई, लिखा लिखा, ये पॉइंट लिखा, पॉइंट लिखा। थोड़ी सी क्लास एक्सटेंड कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन हल्के फुल्के देने। बताइए, कर सकते हैं? 5-5 मिनट क्लास एक्सटेंड कर लें? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ भाई, बाकी बताइए भाई, तारीख एक्सटेंड कर लें क्लास? यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लिखिए, नोट डाउन करिए। क्वेश्चन देने थे मुझको नीचे एनसीईआरटी के, तो शुरुआत में तो हम रदरफोर्ड मॉडल ही पढ़ रहे थे। इट विल टेक मी 5 to 7 more minutes बिफोर वी एंड दी क्लास। हाँ भाई, यांशु वास ने लिखा आपने? यांशु? यस सर। चलिए, तो Na में Na+ के अंदर प्रोटॉन 11 ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे।
Cl माइनस में वो -1 का यूनिट चार्ज दिख रहा है, प्रोटॉन 17 ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे। याद रखिए आप केवल इलेक्ट्रॉन ही बढ़ा सकते हैं और इलेक्ट्रॉन ही घटा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे तो कटायन बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे तो अनायन बन जाएगा। प्रोटॉन को हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर प्रोटॉन को हाथ लगा दिया तो आपका एटम ही चेंज हो जाएगा। Am I clear on this? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब ये एटॉमिक नंबर हमने देख लिया। अब अगली चीज आ रही है मास नंबर, उसका सिंबल है ए। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जो कि दोनों अंदर रह रहे, तो इसलिए न्यूक्लियॉन इसको नाम दे दिया गया, यानी न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले। न्यूक्लियस के अंदर दो लोग रहते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो ये मास नंबर की डेफिनेशन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास नंबर। जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, सब 11th एंट्रेंस में क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। लिखिए खटाखट। Sir, जी 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 बताइए। सर सॉरी, वो अभी याद आया सर, जल्दी खत्म कर दीजिएगा, 7:45 पर मैथमेटिक्स की एक्स्ट्रा क्लास है। ठीक है, मैं बोल दूंगा सर से, वो 5-7 मिनट डिले कर ले। ओके सर। लिख लिया भाई, लिख लिया, आगे बढ़े। यस सर। चलिए, अब ये जो सिंबल का रिप्रेजेंटेशन, किसी भी एटम के सिंबल का रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही होता है। ये उधर सिंबल लिखा रहता है, ऊपर क्या लिखा रहता है? एटॉमिक नंबर, और सॉरी मास नंबर, और इधर क्या लिखा रहता है? एटॉमिक नंबर। ऊपर मास नंबर लिखा रहेगा, इधर एटॉमिक नंबर। जैसे आयरन है, ये लिख दिया, तो यहाँ पर लिखा है देखिए 56, ये क्या हो गया? एटॉमिक नंबर और मास नंबर, और ये लिखा हुआ है 26, ये क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। फिर ऐसे ही सोडियम, ये लिखा हुआ है 23, ये क्या हो गया? मास नंबर। ये नीचे लिखा हुआ है 11, ये क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। बताइए, किया? नोट डाउन किया? यस सर। हाँ, अब जो है वो क्या कहते हैं कि ये इस चीज को देखिए, बहुत से लोग पूछ रहे थे ये ऊपर नीचे लिखा हुआ, अब शायद लोगों को ये वाली चीज समझ में आए। ये देखिए मैम, अब समझ में आया आपको? हीलियम में यहाँ ये क्यों लिखा हुआ था? 4 क्यों लिखा हुआ था? ये ऊपर वाला 4 क्या था बताइए? मास नंबर। नीचे वाला 2 क्या था? एटॉमिक नंबर। ये बेरिलियम का ये 9 क्या था? मास नंबर। ये 4 क्या था? एटॉमिक नंबर। कार्बन का ये 12 क्या था? मास नंबर। ये 6 क्या था? एटॉमिक नंबर। अब न्यूट्रॉन का, क्योंकि मास तो 1 ही, एक ही न्यूट्रॉन का एक ही मास है, ठीक, तो ये 1 लिखा हुआ था, मगर न्यूट्रॉन पे कोई प्रोटॉन तो है नहीं अंदर, तो इसीलिए वहां पर क्या लिख दिया था? 0। अब कुछ समझ में आई बात? यस। चार्ज नहीं है ना, कुछ कोई चार्ज वगैरह तो है नहीं, इसीलिए 0। यस। अब यहाँ पर कुछ और भी देखिए, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, ये सारी चीजें पढ़ान के मुझको सवाल देने थे करने के लिए, बट तब भी आप चलिए ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चंस। अब मतलब मैं तो थोड़ा सा लेना चाह रहा था क्लास में, बट एनीवेज वील कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास, डोंट वरी। होमवर्क अगली क्लास में मिल जाएगा आपको, क्योंकि अभी 7:45 से फिर क्लास भी है दूसरे लोगों को।
So we'll continue our discussion in the next class. Sir, सर जी टेस्ट में जी क्या बताइए। आएगा? टेस्ट में Test. अभी नोटिस आ जाएगा सर, अभी नोटिस पुट डाउन कर दो, वो नोटिस आ जाएगा, ठीक है। सर वो वीडियो लेक्चर्स लैपटॉप पर अवेलेबल नहीं होते हैं साइट पे। कौन से सर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के जो आप ऐप पर अपलोड करते हैं वो लैपटॉप पे व्यू नहीं होते, वो कहते हैं कि सिर्फ ऐप पर ही व्यू किए जा सकते हैं। चलिए मैं देखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। ओके सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।